Hello everyone, welcome to the problem hunt, and in this video we will be discussing rest of our in text question. पिछले वीडियो लेक्चर में हमने क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक को सॉल्व किया था. इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 10 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 19 तक को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. तो बिना देरी किए अपने वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ते हैं. So, our first question is, the given table shows elements with same number of electrons in its valence shell. इस टेबल में जो एलिमेंट्स दिए गए हैं वे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. वैलेंस शेल में सेम इलेक्ट्रॉन्स होना ये इस बात की ओर इशारा करता है कि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सब सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, क्योंकि किसी ग्रुप में ही किसी ग्रुप के सारे मेंबर्स की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है वो सेम होती है. किसी ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सब के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सेम होती है. मीन्स दीज एलिमेंट्स आर ऑफ द सेम ग्रुप. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी क्लियर, वेदर दीज एलिमेंट्स बिलोंग टू सेम ग्रुप और पीरियड. मतलब कह रहा है कि ये सारे एलिमेंट्स सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं या सेम पीरियड से. तो किसी सेम पीरियड में जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोगों को अलग अलग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दिखते जाएंगे, लेकिन किसी सेम ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सब के वैलेंस शेल्स में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी संख्या सेम होती है. मीन्स सेम ग्रुप में मौजूद जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सेम होगी. सो वेदर दीज एलिमेंट्स बिलोंग टू सेम ग्रुप और पीरियड, तो इसका आंसर होगा दीज एलिमेंट्स बिलोंग टू सेम ग्रुप. यानी ये जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब सेम ग्रुप के मेंबर्स हैं. नेक्स्ट सवाल, अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटलिक कैरेक्टर. तो मेटलिक कैरेक्टर जज करने के लिए यहाँ पे एक चीज़ दी गई है जिसे मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है. मेल्टिंग पॉइंट से हमें क्या पता चलता है? मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है कोई भी चीज़ कितने टेम्परेचर पे जाके या फिर वो मिनिमम टेम्परेचर. मेल्टिंग पॉइंट का मतलब द मिनिमम टेम्परेचर at which a substance melts, यानी सॉलिड टू लिक्विड. वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पे कोई भी सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड बन जाता है यानी पिघल जाता है, उस मिनिमम टेम्परेचर को, उस सबसे कम तापमान को मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है उस सब्सटेंस का. तो यहाँ पे जो सब्सटेंस ए है उसका मेल्टिंग पॉइंट 63 है, यानी ये 63 जो भी इसकी यूनिट होगी केल्विन सेल्सियस उस पे ये मेल्ट हो जाता होगा. और ये जो सब्सटेंस बी है इसकी मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा है विच इज़ 180, सी मॉडरेट 97. तो अब हम ये जानते हैं कि जो भी एलिमेंट जितना स्ट्रॉन्ग मेटल होगा उतना ही ज़्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा. मीन्स मेल्टिंग पॉइंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मेटालिक कैरेक्टर ऑफ एन एलिमेंट. यानी कि जितना स्ट्रॉन्ग मेटल उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर आपको देना पड़ेगा उसे पिघलाने के लिए. तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा टेम्परेचर हमें बी को देना पड़ रहा है. ठीक है, यानी बी सबसे ज़्यादा मेटेलिक कैरेक्टर शो करेगा, उससे कम सी, क्योंकि सी है नेक्स्ट 180 के बाद 97. देन सबसे कम जो वैल्यू है वो है ए, यानी ये ऑर्डर रहेगा मेटेलिक प्रॉपर्टी का. सबसे ज़्यादा मेटेलिक कैरेक्टर बी के पास है, यानी ये सबसे स्ट्रॉन्ग मेटल है, और ये सी जो है वो इससे थोड़ी सी कम मेटेलिक प्रॉपर्टी रखता है, और ए सबसे कम मेटालिक है इस पूरे सीरीज़ में. सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा. बढ़ते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ. Which one of the following has the largest atomic radius? मतलब सबसे बड़ा कौन होगा इन सबों में? सो आप देख सकते हैं यहाँ पे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम. तो अगर हम इसे लाइन से लिखना चाहें, सबसे पहले सोडियम आता है. ठीक है, ग्रुप 1 में सबसे पहले सोडियम है, देन उसके नीचे पोटेशियम. फिर ग्रुप 2 में आता है मैग्नीशियम, देन उसके बाद ग्रुप 13 में आता है एल्यूमिनियम. अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल को देखें तो हम लोग एक बात जानते हैं कि हम लोग जैसे जैसे ग्रुप में नीचे बढ़ते हैं तो मेटेलिक साइज या एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज होता है. एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. और वही अगर हम लोग लेफ़्ट टू राइट बढ़ते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता जाता है, यानी घटता चला जाता है.
तो इससे आप समझ सकते हो कि सोडियम से छोटा होगा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से छोटा होगा एल्यूमिनियम, लेकिन सोडियम से बड़ा होगा पोटेशियम। तो सबसे बड़ा यहाँ पे जो हमारे पास मेटल है वो है पोटेशियम। ठीक है, सो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा कि सबसे बड़ा पोटेशियम क्यों है, क्योंकि जो बाकी के मेटल्स यहाँ पे दिखाए गए हैं मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, सबसे छोटा होगा एल्यूमिनियम, देन उससे बड़ा मैग्नीशियम, देन उससे बड़ा सोडियम, और सोडियम से भी बड़ा पोटेशियम। तो ये रहेगा, दिस इज द ऑर्डर ऑफ atomic radius, this is the increasing order of atomic radius within these elements. So I hope ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अपने नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। Which one has the largest size? Again this is the question from periodic properties. Periodic properties के ही बेसिस पे ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सबसे बड़ा कौन होगा साइज में? तो हम जब भी ग्रुप 17 को देखते हैं, ये सारे ग्रुप 17 के मेंबर्स हैं, तो सबसे पहले आता है फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। तो ये तो बात क्लियर है कि क्लोरीन और ब्रोमीन से भी बड़ा होगा आयोडीन। अब बात यह है कि यहाँ पे आयोडीन और आयोडीन माइनस यानी आयोडीन का एनायन मौजूद है। हमने एक चीज़ पढ़ रखी है कि एनायंस जो होते हैं, एनायंस आर ऑलवेज ग्रेटर इन साइज as compared to their parent atom, which means कि आयोडीन से भी बड़ा होगा उसका एनायन। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा आप लोग जान चुके हो, ऐसा आप लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है कि किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। आयोडीन के केस में भी ऐसा ही होगा, जितने नंबर ऑफ इसके पास प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। लेकिन आयोडीन माइनस में क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। ठीक है, आयोडीन माइनस के केस में देयर इज एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो कि इन प्रोटॉन्स पे, जो इसमें मौजूद प्रोटॉन्स है उन पे भारी पड़ रहा होगा। ठीक है, और इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, ये जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया है इसको अट्रैक्ट करने में इतने सारे प्रोटॉन्स उतना इफेक्टिवली काम नहीं कर पा रहे होंगे जितना कि आयोडीन के केस में। और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में आपसी रिपल्शन भी है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा सा और फैल जाता है। तो आप लोग समझ ही गए होंगे इस क्वेश्चन को काफ़ी इजीली। जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे जाते जाओगे एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे सबसे छोटा होगा क्लोरीन, देन उससे बड़ा ब्रोमीन, देन उससे बड़ा आयोडीन, देन उससे भी बड़ा आयोडीन का एनायन। ठीक है, ऐसा इसलिए हो रहा है, आयोडीन का एनायन उससे भी बड़ा इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जो कि एक्स्ट्रा रिपल्शन क्रिएट कर रहा होगा और उतने ही प्रोटॉन्स मिलके एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को खींच पाने में उतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होंगे, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपैंड हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। द मेटल्स ऑफ ग्रुप 2 फ्रॉम टॉप टू बॉटम आर, यानी यहाँ पे दिया हुआ है कि ग्रुप 2 के जितने भी एलिमेंट्स हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, ठीक है, ये सारे मेटल्स दिए गए हैं। विच वन ऑफ दीज एलिमेंट्स विल फॉर्म आयंस मोस्ट रेडिली एंड वाई? ये मेटेलिक रिएक्टिविटी पे बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है कि इन सारे एलिमेंट्स में से सबसे ज़्यादा रेडिली आयन कौन बनाएगा, यानी सबसे तेज़ी से इलेक्ट्रॉन्स कौन लूज करेगा। ठीक है, मोस्ट रेडिली आयन बनाने का मतलब है कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव कौन है, यही पूछा जा रहा है इसमें। तो हम लोग एक बात जानते हैं कि हम लोग जैसे जैसे डाउन द ग्रुप बढ़ते हैं केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीज होती जाती है। केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे नीचे कौन होगा? सबसे ऊपर बेरिलियम, देन मैग्नीशियम, देन कैल्शियम, देन स्ट्रोंशियम, देन उसके बाद बेरियम।
तो सबसे नीचे में जो है विच इज़ बेरियम, इसकी केमिकल रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी और ये बहुत तेज़ी से इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। इसके पीछे का रीज़न आपको आई होप पता ही होगा। रीज़न जो है वो ये है कि जैसे जैसे हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज़ बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ करता है, साइज़ में बहुत तेज़ इंक्रीज़ आता है क्योंकि शेल्स जो है बढ़ते जाते हैं, एक एक शेल बढ़ता चला जाता है जैसे जैसे हम लोग नीचे आते हैं। जैसे बेरिलियम से एक ज़्यादा शेल मैग्नीशियम के पास, मैग्नीशियम से एक ज़्यादा शेल कैल्शियम के पास, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो रहा होता है, इसके पास अगर 2 शेल है तो इसके पास 3, इसके पास 4, इसके पास 5, इसके पास 6, ऐसे बढ़ता चला जाता है। तो एक एक शेल के बढ़ने से साइज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करता है, यानी बहुत तेज़ी से साइज बढ़ता है इन एटम्स का। साइज बढ़ने से क्या होता है कि आखिरी इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से दूरी भी बढ़ती है, ठीक है। और आखिरी इलेक्ट्रॉन की जब न्यूक्लियस से दूरी बढ़ेगी तो न्यूक्लियस उतना इफेक्टिवली पुल नहीं कर पाएगा बाहरी इलेक्ट्रॉन को और इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज किए जा सकते हैं। सो इसका आंसर ये हो जाएगा, बेरियम विल फॉर्म आयन मोस्ट रेडीली, और इसका रीजन हम यहाँ पे लिख रहे हैं, इट इज द लार्जेस्ट एटम ऑफ सेकेंड ग्रुप ड्यू टू विच its valence electrons are much further away from the nucleus, making it easy to lose एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। अगला सवाल, स्टेट द कॉमन फीचर इन देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सब के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में क्या चीज़ सेम होगी। तो ये सारे ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं ना, हम जानते हैं कि ग्रुप 2 में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी वैलेंसी 2 होती है, ठीक है, वैलेंसी सबकी 2 है। तो हम लोग लिख सकते हैं द कॉमन फीचर अमॉन्ग देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज दैट ईच एलिमेंट हैज़ इट्स वैलेंसी एज 2, यानी इन सारे एलिमेंट्स की जो कॉमन प्रॉपर्टी है, इन सभी के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में जो सिमिलैरिटी है वो ये है कि इन सभी की वैलेंसी 2 होती है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। Write the number of protons, neutrons and electronic configuration of this thing and this thing। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे कहा जा रहा है कि पोटेशियम का और फॉस्फोरस का हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है, और तो और इनमें कितने प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स है और बस कितने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है ये बताना है। ऑल्सो स्टेट देयर पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल, यानी पीरियोडिक टेबल में ये कहाँ पे है, कहाँ पे लोकेटेड है, ये भी आपको बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं, इधर अगर लिखा जाए पोटेशियम, ऊपर में लिखा जाता है एटॉमिक मास, नीचे एटॉमिक नंबर, और अगर इस साइड पे लिखे हम फॉस्फोरस, ऊपर में इसका एटॉमिक मास, नीचे में एटॉमिक नंबर, तो हम लोग जानते हैं कि ये जो एटॉमिक नंबर है यही है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें कितने हो गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर 19। ठीक है, और तो और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का मतलब, अब देखिए जो एटॉमिक मास होता है ना, जिसे मास नंबर भी कहा जाता है, वो होता है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स के बराबर। मतलब एटॉमिक मास अगर आपको निकालना है तो आप प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को जोड़ दो। ठीक है, तो अगर आपको एटॉमिक मास पता है तो आप उससे प्रोटॉन्स की संख्या माइनस करके न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हो। मीन्स एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन्स इक्वल टू न्यूट्रॉन्स। ठीक है,
तो इसी वजह से हम लोग ये कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे वो होंगे एटॉमिक मास विच इज 39 माइनस 19 विच इज इक्वल टू 20। तो इसमें न्यूट्रॉन्स की संख्या हो जाएगी 20 और प्रोटॉन्स की संख्या हो जाएगी 19। ठीक है, रही बात इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 2, 8, 8 एंड 1। ठीक है, तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, बाकियों में 8 इलेक्ट्रॉन और जो बच गया 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इधर हो गए 18 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट और यहाँ पे बचा 1 इलेक्ट्रॉन, तो मिलके 19। अब नेक्स्ट आता है फॉस्फोरस पे। तो फॉस्फोरस में जो प्रोटॉन्स की संख्या है वो है 15, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर यहाँ पे आप देख सकते हो 15 है। न्यूट्रॉन्स की संख्या कहा जाए तो 31 माइनस 15 विच इज इक्वल टू 16, तो इसमें 16 न्यूट्रॉन्स है। और अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो ये हो जाएगा 2, 8 एंड 5। ठीक है, अब एक और चीज़ जो हमसे पूछी जा रही है वो है देयर पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। तो इसकी पोजीशन की अगर बात करें, सिंपल सी बात है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखो, इसमें 1, 2, 3, 4 4 शेल्स है, मतलब ये पीरियड नंबर 4 का एलिमेंट है। और क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो मतलब ये ग्रुप 1 का मेंबर है। अब नेक्स्ट है फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस के केस में 3 ही शेल्स हैं, मीन्स ये पीरियड नंबर 3 का एलिमेंट है। ठीक है, जितने नंबर ऑफ शेल्स उतना ही उसका पीरियड नंबर। और ग्रुप की बात करें तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ग्रुप 15। ठीक है, तो ये रही इनकी पोजीशन विद इन द पीरियोडिक टेबल। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एलिमेंट टी। ठीक है, एक एलिमेंट है टी विच इज अननोन, हमें नहीं पता ये क्या है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिया हुआ है। तो यहीं से देख के आप कई सारी चीज़ें बता सकते हो, 1, 2, 3, 4 इसमें शेल्स हैं। ठीक है, तो मतलब ये पीरियड नंबर 4 का एलिमेंट है, ग्रुप 1 का एलिमेंट है, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 1 ही है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 1 है। ठीक है, तो मतलब ये ग्रुप 1 का एलिमेंट है और पीरियड नंबर 4 से बिलोंग कर रहा है और मेरे ख्याल से ये पोटेशियम है। आई होप आप सबने ये गेस कर लिया होगा। व्हाट इज द ग्रुप नंबर ऑफ टी? वेरी सिंपल, ग्रुप 1। ठीक है, इस टी का ग्रुप नंबर 1 है। ठीक है, व्हाट इज द पीरियड नंबर ऑफ टी? पीरियड नंबर 4। पीरियड नंबर 4 से ये बिलोंग कर रहा है। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन एन एटम ऑफ टी? इस टी के एक एटम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब बाहरी इलेक्ट्रॉन्स, बाहर के शेल में, सबसे बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? तो 1 इलेक्ट्रॉन ही तो है यहाँ पे। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ टी? वैलेंसी मतलब ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज, गेन या शेयर करेगा अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो अब ऑक्टेट यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स जमा करने के लिए 7 को तो गेन नहीं कर पाएगा, जिसके कारण ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। मेटल्स के केस में वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सेम होती है। ठीक है, इज इट अ मेटल और नॉन मेटल? अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो ये मेटल है और पोटेशियम इज अ वेल नोन मेटल। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। Complete the following sentences choosing the correct word or words from those given in brackets at the end of each sentences। मतलब आपको इन sentences को पूरा करना है, hints यहाँ पे दिए गए हैं। The properties of elements are a periodic function of their atomic नंबर। ठीक है, जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है वो ये कहता है कि जो एलिमेंट्स है उनकी प्रॉपर्टीज उनके एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन है, यानी एक सर्टेन इंटरवल ऑफ एटॉमिक नंबर के बाद प्रॉपर्टीज में रिपीटिशन देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी एक सेम ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सबकी प्रॉपर्टीज सेम होगी। ठीक है, नेक्स्ट, मूविंग अक्रॉस अ डैश the periodic table, dash of the periodic table, the elements show increasing dash character। across a period जब हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा across a period। across a group तो नहीं लिखते हम लोग अक्सर, across a period। तो moving across a period यहाँ पे हो जाएगा period of the periodic table, the elements show increasing। अब जैसे पीरियड में अक्रॉस बढ़ते हैं, पीरियड के अक्रॉस बढ़ते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे इट शोज नॉन इंक्रीजिंग नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें याद हो चुकी होंगी अब तक। द एलिमेंट्स एट द बॉटम ऑफ अ ग्रुप वुड बी एक्सपेक्टेड टू शो डैश मेटेलिक कैरेक्टर। ठीक है, देन द एलिमेंट एट द टॉप, मतलब जो
किसी ग्रुप में हम लोग जब बढ़ते हैं नीचे, तो जितने नीचे वाले एलिमेंट्स होते हैं वो ऊपर वाले एलिमेंट्स की कंपैरिजन में ज़्यादा मेटेलिक होंगे या कम मेटेलिक होंगे। तो हम लोग ये जानते हैं कि हम लोग जैसे डाउन द ग्रुप बढ़ते हैं तो डाउन द ग्रुप बढ़ने पे मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज होता है, मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो बॉटम वाले एलिमेंट होंगे वो मोर मेटेलिक कैरेक्टर शो करेंगे देन टॉप वाले। ठीक है, द सिमिलैरिटीज इन प्रॉपर्टीज ऑफ अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स आर बिकॉज दे हैव द सेम डैश। ठीक है, किसी ग्रुप के मेंबर्स में, ग्रुप में जितने भी मेंबर्स होते हैं उन सब की प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटी क्यों होती है? ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मतलब इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट। तो कभी भी दो अलग अलग एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूरा पूरा सेम नहीं हो सकता है। अगर ऐसा होगा तो वो लोग दोनों सेम ही एलिमेंट्स कहलाएंगे। ठीक है, जैसे 2, 8 एंड 1, 2, 8 एंड 1 किसी और एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं हो सकता। ऐसा इसीलिए क्योंकि एक यूनिक एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, 2, 8 एंड 1 मीन्स सोडियम का एटम। तो सोडियम का एटम अगर किसी और भी एटम का कन्फिग्रेशन 2, 8 और 1 ही है तो वो सोडियम ही होगा, वो दूसरा एटम नहीं हो सकता। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाली बात तो खत्म हो गई। नंबर ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स, ये सही है। ठीक है, एटॉमिक नंबर भी सेम होने से एटम सेम हो जाएंगे, एलिमेंट सेम हो जाएंगे। लेकिन किसी ग्रुप में सारे एलिमेंट सेम तो नहीं होते, सब लोग अलग अलग होते हैं। तो सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टीज ऑफ अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स आर बिकॉज दे हैव द सेम नंबर ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स। उनके आउटर मोस्ट शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनके कारण वो लोग सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं। सो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको बहुत ईजिली समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। ठीक है, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। अब यहाँ पे आपको रीजंस लिखने होंगे। ठीक है, रीजंस फॉर द साइज ऑफ क्लोरीन माइनस आयन इज ग्रेटर देन द साइज ऑफ अ क्लोरीन एटम। ठीक है, किसी क्लोरीन एटम से, क्लोरीन का जो एटम है उससे क्लोरीन के आयन का साइज कैसे बड़ा होता है? ठीक है, क्यों बड़ा होता है? तो हम लोग ये बात जानते हैं कि क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 17 प्रोटॉन्स होते हैं। मीन्स 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन्स को बैलेंस कर रहे हैं। लेकिन वही क्लोरीन माइनस आयन में 17 इलेक्ट्रॉन्स की जगह 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और लेकिन प्रोटॉन्स तो सेम ही है। तो 17 प्रोटॉन्स को 18 इलेक्ट्रॉन्स को खींच पाना उतना इफेक्टिव नहीं माना जाता। ठीक है, यहाँ पे 17 दोनों इक्वल पावर है तो सब कुछ बैलेंस रहता है। लेकिन यहाँ पे खींचने वाले लोगों की कैपेसिटी कम है तो भागने वाले और दूर दूर भागेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम आंसर लिख सकते हैं द वन एक्स्ट्रा एडेड इलेक्ट्रॉन in Cl minus ion causes repulsions among its configuration and the protons, that is 17 protons, are not able to pull the 18 electrons effectively. Due to this, the size increases, या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपैंड कर जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड क्लोरीन का आयन बीइंग ग्रेटर इन साइज देन क्लोरीन का एटम। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है आर्गन एटम इज बिगर देन क्लोरीन एटम। ठीक है, ये सवाल हमने पहले भी डील किया हुआ है। आर्गन एटम, आर्गन जो है वो एक नोबल गैस है। ठीक है, और नोबल गैसेस में इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल्ड होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, due to stable configuration the fulfilled electrons cause repulsions that increases द इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट सवाल है आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेज अक्रॉस अ पीरियड। आई वांट यू टू नोट दीज थिंग्स डाउन ताकि मैं इन्हें इरेज कर सकूं।
ठीक है, नेक्स्ट सवाल है आयनाइजेशन पोटेंशियल। नाउ व्हाट इज आयनाइजेशन पोटेंशियल? पोटेंशियल का मतलब ताकत, एनर्जी। तो किसी भी एटम को आपको पॉजिटिव आयन बनाने में यानी कैटायन बनाने में, अब कैटायन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन रिमूवल। ठीक है, तो यानी किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पे, उसे कैटायन बनाने पे आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ रही है, इस काम में आपको कितनी एनर्जी लग रही है किसी एटम को पॉजिटिव आयन बनाने में। ठीक है, किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ रही है, इसे ही हम लोग आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, तो कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन, आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एन एलिमेंट इंक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड। मतलब किसी पीरियड के अक्रॉस जैसे ही हम बढ़ते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज होता जाता है। यानी आपको पहले इधर लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रॉन्स निकालने में जितना कम एनर्जी लग रहा था, उतना ही राइट साइड में ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है आपको। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स निकलना नहीं चाह रहे तो आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है। तो सिंपल सी बात है, हम लोग जैसे जैसे अक्रॉस अ पीरियड बढ़ते हैं, लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है और मेटेलिक प्रॉपर्टी घटती जाती है। ठीक है, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट या अक्रॉस अ पीरियड, non-metallic character increases। ठीक है, क्यों बढ़ता है ये नॉन मेटेलिक कैरेक्टर? ड्यू टू, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, द रीजन टू दिस इज दैट न्यूक्लियर चार्ज, जी न्यूक्लियर चार्ज ही सबकी वजह है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस एंड द एटम श्रिंक्स। ठीक है, एटम जो है वो छोटा होते जाता है न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स को निकाल पाना और भी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, दिस मेक्स डिफिकल्ट, क्योंकि अब प्रोटॉन्स का ज़्यादा पुल लग रहा है ना, साइज छोटा हो गया है। तो अब जैसे मान लो ये बड़ा सा एटम था, इसमें क्या हो रहा था कि प्रोटॉन्स का जो चार्ज है वो वहाँ तक पहुँच के उनको डिस्टर्ब नहीं कर पा रहा था, यानी उनको बहुत अच्छे से नहीं खींच पा रहा था। लेकिन अब क्या हुआ कि साइज तो छोटा हो गया, तो अब प्रोटॉन्स तो उतने ही हैं और ज़्यादा हैं, तो ये लोग इलेक्ट्रॉन्स को और तेज़ी से और ज़ोर से पकड़ के रखेंगे और साइज़ में श्रिंके जाता जाएगा। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना मुश्किल हो जाएगा, तो आपको अब ज़्यादा ताकत लगानी होगी। ठीक है, दिस मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू remove the outer electrons। ठीक है, thus ionization potential increases। ठीक है, आई होप आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं चौथे सवाल की तरफ। अल्कली मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, जो अल्कली मेटल्स होते हैं वो बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। अब आप याद करो एक चीज़, जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं उनका खुद का क्या हो रहा होता है? उनका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, मीन्स वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे होते हैं। ठीक है, ये रूल है कि जो रिड्यूसिंग एजेंट्स होंगे उनका खुद का हो रहा होगा ऑक्सीडेशन। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट्स अंडरगो ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने वाला, इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देना ही ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो किनका ऑक्सीडेशन होगा? जो इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे, और इलेक्ट्रॉन लूज कौन करते हैं? मेटल्स। ठीक है, मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है अल्कली मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। इसके पीछे का कारण बताइए। तो जो अल्कली मेटल्स है, अल्कली मेटल्स का मतलब ग्रुप 1 के मेटल्स। ठीक है, अल्कली मेटल्स मतलब ग्रुप 1 के मेटल्स। तो ग्रुप 1 के मेटल्स का जो आउटर मोस्ट शेल का कन्फिग्रेशन है वो है 1, यानी उनके आउटर मोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि उस एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना उनके लिए काफ़ी आसान होता है। ठीक है, alkali metals have, let me erase these, have only one electron in their valence shell which they readily lose
ठीक है, मतलब उनके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन तो होता है और उस एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना इनके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, इसको ये आसानी से लूज कर सकता है। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट सवाल। नेम द एलिमेंट विच हैज टू शेल्स बोथ ऑफ विच आर completely filled with electrons। तो आपको एक ऐसे एलिमेंट का नाम लिखना है जिसके दो शेल्स होते हैं और दोनों ही भरे होते हैं। पहला शेल भरा हुआ होना मतलब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा शेल भरा हुआ होना मतलब उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कन्फिग्रेशन किसके पास होता है भाई? ये कन्फिग्रेशन 2, 8 और 10 ये एटॉमिक नंबर है नियॉन का, यानी नियॉन ही है इस सवाल का जवाब। नियॉन ही वो एलिमेंट है जिसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में भी 8 इलेक्ट्रॉन, यानी फुलफिल्ड कन्फिग्रेशन। ठीक है, अब दूसरा सवाल पूछ रहा है द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2, 8 एंड 3। 2, 8 एंड 3 मतलब 10 + 3 13 इलेक्ट्रॉन्स। 13 एटॉमिक नंबर किसका होता है? तो भाई एल्यूमिनियम का। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा था नेम द एलिमेंट विच हैज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2, 8, 3। कौन सा एलिमेंट होगा जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2, 8 एंड 3 होगा? तो 2, 8 एंड 3 यानी 13 प्रोटॉन्स। ठीक है, यानी एटॉमिक नंबर 13। तो एटॉमिक नंबर 13 कौन होता है? एल्यूमिनियम। सिंपल है। अ टोटल ऑफ 3 शेल्स विथ 5 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। मतलब एक ऐसे एलिमेंट का नाम बताइए जिसमें टोटल 3 शेल है और वैलेंस शेल यानी आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है। इसमें 5 है मतलब अंदर के भरे हुए होंगे। तो 2, 8 एंड 5। ठीक है, यानी टोटल कितना हो गया? 2 + 8 10 + 5 15। 15 किसका एटॉमिक नंबर होता है? तो फॉस्फोरस। समझ में आ गया होगा। 4th क्वेश्चन पे आता है। अ टोटल ऑफ 4 शेल्स विद 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। तो 4 शेल इसमें होने चाहिए और आखिरी शेल वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब अंदर का सब कुछ भरा हुआ है। ठीक है, 2, 8, 8 एंड 2 मीन्स 20। 20 किसका होता है एटॉमिक नंबर? कैल्शियम का। ठीक है, तो ये एलिमेंट है कैल्शियम। नेक्स्ट, ट्वाइस एज मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स सेकेंड शेल एज इन इट्स फर्स्ट शेल। मतलब पहले शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है उसका दुगना होना चाहिए दूसरे शेल में। ठीक है, पहले शेल में जनरली 2 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। ठीक है, और इसका दुगना 2 × 2 यानी 4। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसका हो जाएगा? ये है कार्बन का। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा था कि पहले शेल में इस एलिमेंट के जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं दूसरे शेल में उसका डबल होने चाहिए। तो पहले शेल में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो भी एलिमेंट हो। ठीक है, हाइड्रोजन को छोड़ के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो दूसरे वाले शेल में 2 × 2 यानी 2 का डबल 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स। 2 और 4 ये कन्फिग्रेशन बिलोंग करता है कार्बन से। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर क्लास। स्टेट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियड 1, पीरियड 2 एंड पीरियड 3 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, पीरियड 1, पीरियड 2 और पीरियड 3 पूरे पीरियोडिक टेबल में इन तीनों पीरियड्स में कितने कितने एलिमेंट्स हैं और उन सबका नाम लिखिए। तो इतना लिखने से अच्छा मैं आपको पीरियोडिक टेबल ही दिखा दूँ। ठीक है, सबसे पहले देखिए पीरियड 1 में यहाँ पे एक एलिमेंट, यहाँ पे दूसरा एलिमेंट। ठीक है, सो पीरियड 1 में हमारे पास हो गए 2 एलिमेंट्स। ठीक है, उन 2 का नाम आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, हाइड्रोजन एंड हीलियम। ठीक है, हाइड्रोजन एंड हीलियम। पीरियड 2 में 1, 2 लिथियम एंड बेरिलियम, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो टोटल पीरियड 2 में हमारे पास हो गए 8 एलिमेंट्स। ठीक है, उन सभी का नाम आप लोग देख सकते हो। पीरियड 3 में अगर देखा जाए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। अगेन पीरियड 3 में भी हमारे पास 8 एलिमेंट्स मौजूद है और उन सब का नाम आप यहाँ देख सकते हो, सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। सो दिस वाज अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, पहले क्वेश्चन का यही था आंसर। नेक्स्ट सवाल है, व्हाट इज द कॉमन फीचर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स एट द एंड ऑफ पीरियड 2 एंड पीरियड 3। यानी ये जो पीरियड 2 और पीरियड 3 के एलिमेंट्स है इन सब में क्या कॉमन है, क्या चीज़ कॉमन है। ठीक है, किसी पीरियड में क्या चीज़ कॉमन होती है? तो उनमें नंबर ऑफ शेल्स। ठीक है, द कॉमन फीचर is the number of shells in both the periods। ठीक है, दोनों ही पीरियड्स में जो कॉमन फीचर है वो है उनका शेल नंबर। पीरियड 2 की बात करें तो पीरियड 2 में 2 शेल्स होते हैं हर एक एलिमेंट के पास। ठीक है, ईच एलिमेंट हैव 2 शेल्स।
ठीक है, 2 शेल। और अगर पीरियड 3 की बात करें तो पीरियड 3 में सभी के पास 3 शेल्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में सबका क्या कॉमन होगा, पीरियड 2 वाले एलिमेंट्स के पास 2 शेल्स होंगे, पीरियड 3 वाले एलिमेंट्स के पास 3 शेल्स होंगे। सो ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। इफ एन एलिमेंट इज इन ग्रुप 17 इट इज लाइकली टू बी मेटालिक और नॉन मेटेलिक। अब 17 ग्रुप का एलिमेंट है, दे आर हाईली नॉन मेटेलिक। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नॉन मेटेलिक। ग्रुप 17 के एलिमेंट्स नॉन मेटेलिक होते हैं। ठीक है, वाइल विथ 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट एनर्जी शेल देन इट्स लाइकली। अगर मान लीजिए कोई ऐसा एटम है जिसके पास आउटर मोस्ट शेल में, जितने भी इसके पास शेल हो डजेंट मैटर, आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन का मतलब ये मेटल है। ठीक है, इट विल बी मेटेलिक। बताया था ना मैंने, मेटल्स की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, मेटल्स की जो वैलेंसी है वो जनरली 1, 2 एंड 3। ठीक है, और नॉन मेटल्स की जो वैलेंसी है वो होती है 4 से बड़ी, 5, 6, 7। ठीक है, वो 4 वाले थोड़े से डिस्टर्बिंग है, कार्बन, सिलिकॉन, ये सारे। ठीक है, तो हम लोग, आई होप आपको ये इस क्लास के बारे में सब कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। हम आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। आपको साइंस इंटरेस्टिंग लगती है तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ होगी केमिस्ट्री थोड़ी अलग, थोड़ी अमेजिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।